बात करेंगे सोने और चांदी की, जहां पर जबरदस्त रफ्तार दिख रही है और 1400 रुपए के आसपास की तेजी सोने में और 3000 रुपए के आसपास की तेजी चांदी में। ये तेजी क्यों आई है, आगे क्या ये तेजी और भी एक्सटेंड होगी, आपको अब यहाँ पे क्या करना है यही आज जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। अनुज गुप्ता है, जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट। दिव्या गगलानी है एक्सिस सिक्योरिटीज से, और बिटूपन मजुमदार है टेक्निकल एनालिस्ट। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिटूपन, आप सबसे पहले बताइए, गोल्ड और सिल्वर दोनों की चाल आपको कैसी दिख रही है? ये जो तेजी आई है क्यों आई है, आगे और कौन से लेवल दिखेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग बिस्मोहन जी। अभी फिलहाल गोल्ड जिस तरह से तेजी था उसका तो कोई बड़ा फंडामेंटल चेंज नहीं था। तेजी के बाद जो छोटा सा करेक्शन था, करेक्शन के बाद बाजार थोड़ा स्टेबिलाइज होकर अभी ब्रेकआउट के आसपास दिया है। आज 1,22,200-300 का जो एक रेजिस्टेंस लेवल था, अगर और ग्लोबली भी हम लोग अगर देखते हैं तो जो एक टॉप था 4045, उसका जो एक लेवल था वहां से एक राउंडिंग शेप से बाजार रिकवर कर रहा है। और जब रिकवर करेगा तो यहाँ से और $50-60 का एक टेक्निकली तेजी है। मोर लाइक सिल्वर एज वेल, सिल्वर में भी सर सेम सिनारियो है। 49.40 का भी वो लेवल ब्रेक करने जा रहा है, तो उसके बाद भी अंदर एक मान सकते हैं कि 50.60 या $1 के आसपास और एक थोड़ा सा तेजी बना है, क्योंकि अंडरलाइन जो टोन था वो बुलिशी है, कोई मेजर चेंजेस नहीं था। जिस तरह से डॉलर ने थोड़ा सा पुल बैक दिया था, उससे भी बड़ा कुछ लाइटर पुल बैक था, कोई मेजर पुल बैक नहीं था। डॉलर में शॉर्ट कवरिंग था और गोल्ड एंड सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग था। और बीच में थोड़ा जियोपॉलिटिकल जो इश्यूज है थोड़ा स्टेबिलाइज ऐसा लगा था, तो थोड़ा सा करेक्टिव फेज में आया था। और करेक्शन इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ये ओवरऑल बुलिश ट्रेंड का पार्ट एंड पार्सल रहता है। लेकिन हाँ, अब जो ये तेजी है ये थोड़ा मॉडरेट ही मुझे दिख रहा है। बहुत शार्पर स्पाइक जो पिछले तरफ से आया था $4,400 के आसपास, या सिल्वर में $55 का जिसके आसपास एक स्पाइक आया था, मुझे नहीं लगी इतना इजीली उतना दूर तक जाएगा, क्योंकि थोड़ा और कंसोलिडेट करेगा, तेजी आएगा, मॉडरेटली तेजी आएगा। तो हो सकता है ये जो गोल्ड के जो भाव है 1,24,500 के आसपास जाने के लिए कोशिश करें इन द वेरी शॉर्ट टर्म, और सिल्वर भी हो सकता है 1,54,500 के आसपास जाने के लिए कोशिश करेगा। और अभी फिलहाल अगर हम लोग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो गोल्ड 1,22,000 के आसपास है, 100-200 जो भी है, क्योंकि लेवल बहुत छोटे हो जाते हैं 200-300 रुपए आजकल। तो उसके आसपास बाय करना, 1,21,700 का इंट्राडे का स्टॉप लॉस रहेगा, 1,22,200-300 का, 1,23,200 का टारगेट ले सकते हैं इन अ वेरी शॉर्ट टर्म या आज के लिए। और सिल्वर में भी सर सेम सिनेरियो मुझे लग रहा है कि ये 1,00,000 अभी 51,000 के आसपास सवेरे से खुल के तो अभी 50,000 ही था, 1,000 रुपये तो अभी सामने ही हाफ एन आवर 1 घंटे में अंदर चला गया, क्योंकि मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। तो ये 1,54,000 के लिए शॉर्ट टर्म टारगेट लेके होल्ड कर सकते हैं इफ यू कीप ए स्टॉप लॉस बिलो 1,49,000, अगर स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और साथों साथ जो डॉलर रुपी का भी जिस तरह से है, और लग रहा है कि रुपी फर्दर डेप्रिशिएट हो सकता है, तो ये एडिशनल फैक्टर रहेगा लोकली देखने के लिए कि तेजी बरकरार है, लेकिन मॉडरेट तेजी पे रही है। बहुत एग्रेसिव पोजिशन ना करके भी बाय साइड पे रहना मेरे हिसाब से इज बेटर फॉर द शॉर्ट टर्म, और 1-2 दिन के लिए भी एटलीस्ट। 2 दिन के लिए ये तेजी है। और चांदी आपको लग रहा है कि 1,54,000 भी जा सकती है, लेकिन 1,49,000 के आसपास का स्टॉप लॉस भी लगा लीजिएगा। तेजी ये थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है। अनुज जी, और आप बने रहिए। दिव्या, आपके पास आऊँगा, उससे पहले एक बड़ी खबर है, उसको ले लेते हैं, फिर आपसे वापस से चर्चा करेंगे इस गोल्ड और सिल्वर को लेकर। हमारे साथ दीपक बल्लानी जी हैं, डीजी हैं इस्मा के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने एक अहम खबर पर राय देने के लिए अपना वक्त निकाला है। सर, 15 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की अनुमति मिल गई है। क्या आप लोगों ने 20 लाख टन के आसपास किया था? हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में पैरिटी अभी है क्या? क्योंकि पिछले सीजन में आपने देखा था कि 10 लाख टन का कोटा था, 8 लाख टन ही यहाँ एक्सपोर्ट हो पाया था। इस बार पूरा एक्सपोर्ट हो पाएगा? और अभी का माहौल कैसा है सर? नमस्कार विश्व मोहन जी। नमस्कार सर। ये अच्छी खबर है। आपको याद होगा कि इस्मा ने, क्योंकि हमारा इस साल का प्रोडक्शन लगभग 343.5 होने की उम्मीद है और एलोकेशन लगभग 34 लाख टन का है, तो लगभग 310 लाख टन का शुगर प्रोडक्शन होगा। और हमने लगभग 20 लाख टन सरकार से रिक्वेस्ट किया था एक्सपोर्ट की मंजूरी देने के लिए, और उसमें सरकार ने लगभग 15 लाख टन का परमिशन दे दिया है। हालांकि नोटिफिकेशन अभी आना पेंडिंग है,
बट हमारे मंत्री जी ने इसको अनाउंस ऑलरेडी कर दिया है। तो पहली बात तो हम भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने 15 लाख के एक्सपोर्ट की अनुमति दे दी है। दूसरे प्रश्न पे आता हूं। हालांकि आज इंटरनेशनल मार्केट में व्हाइट के लिए और रॉ शुगर के लिए इतनी अच्छी पैरिटी नहीं है, बट जैसे हमने पहले भी कहा था कि ये पैरिटी आने की उम्मीद है लगभग दिसंबर एंड से या दिसंबर 15 से, क्योंकि एक एलक्यूडब्ल्यूज में, लो क्वालिटी व्हाइट्स में, एक ट्रेड गैप आने की संभावना है। जब ब्राजील शुगर मार्केट में नहीं होगा तो एक पैरिटी बन सकती है। तो और अर्ली परमिशन से ये भी हो सकता है कि जो हमारे मिल रॉ शुगर प्रोडक्शन करना चाहते हैं, क्योंकि रॉ शुगर का भी एक अच्छा मार्केट है, तो एक प्रोडक्शन प्लानिंग हो सकता है। और इससे सबसे बड़ा ये भी फायदा होगा कि एक्सपोर्ट परमिशन से जो एक सेंटिमेंट बनता है मार्केट में कि लगभग 15 लाख टन की चीनी देश के बाहर जा सकती है, तो इससे डोमेस्टिक स्टॉक बैलेंसिंग होगा और कहीं ना कहीं डोमेस्टिक प्राइस में स्टेबिलिटी आने की उम्मीद है। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छी खबर है। और हालांकि पिछले साल लगभग हमने 8-8.5 लाख टन एक्सपोर्ट किया था, बट आपको पता है कि लगभग 3 से 4 महीने का ये विंडो मिलेगा। तो हमारी तो ये कोशिश रहेगी कि जैसे ही पैरिटी आए, ये 15 लाख टन लगभग मार्च तक एक्सपोर्ट हो जाए। के पास हालांकि इस बार काफ़ी वक्त है, पिछले बार काफ़ी देरी से ये कोटा दिया गया था, ये भी एक वजह थी कि पूरा कोटा एक्सपोर्ट नहीं हो पाया था। सर, मोलासेस में जो 50% एक्सपोर्ट ड्यूटी थी उसे भी खत्म कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि डिस्टिलरीज और इथेनॉल जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक बड़ी राहत मिलेगी। इस खबर को आप कैसे देखते हैं सर? टेम्परेरी मेजर है, खबर अच्छी है, क्योंकि हमारा एलोकेशन इस बार कम हुआ है, 290 करोड़ लीटर का एलोकेशन हुआ है, तो काफी मोलासेस हमारा अनयूटिलाइज्ड रहेगा। और सरकार ने लगभग जनवरी 2024 में इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाया था। जब बी हेवी और जूस के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा था, उस समय सरकार को लगा था कि शायद चीनी की प्रोडक्शन कम होगी। हालांकि बाद में बी हेवी को और जूस को रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया था। इसका रिस्ट्रिक्शन, इस पे ड्यूटी अभी तक 50% थी, जो सरकार ने हटाने की घोषणा की है। तो एक टेम्पररी मेजर है, अच्छा है। बट हम ये चाहेंगे कि रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने से ज्यादा ये है कि हमारी डिस्टिलेशन कैपेसिटी यूटिलाइज हो। अगर हमारे पास मोलासेस है तो हम अपनी डिस्टिलेशन कैपेसिटी यूज करें। उसमें 2 या 3 कदम और उठाए जा सकते हैं। जो हमारा इथेनॉल जो इंपोर्ट हो रहा है स्पेसिफिकली फॉर केमिकल इंडस्ट्री, डीनेचर्ड अल्कोहल, वो हम शायद इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन करेंगे तो हमें 80-90 करोड़ लीटर इंडिया से हम उसको सप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा, जो हमारा डीनेचर्ड अल्कोहल या इथेनॉल, जो हमारा एक्सपोर्ट की परमिशन भी दे दें, तब भी कभी भी अगर मान लीजिए कुछ हमारी पैरिटी बनती है तो हम कुछ नेबरिंग कंट्रीज में भी इथेनॉल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है आज हमारी कैपेसिटी जो है इंडस्ट्री की, हमारे इंडियन डोमेस्टिक कंजम्पशन से कहीं ज्यादा है। तो हालांकि ये अच्छा है, एक टेम्परेरी रिलीफ है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी है तो कुछ मोलासेस बाहर जाएगा। बट आई थिंक लॉन्ग टर्म में हमें और भी एस्पेक्ट्स में देखना पड़ेगा। दीपक जी, एक सवाल ये है कि कहा जा रहा है और फूड सेक्रेटरी की तरफ से भी बयान आया है कि देश में चीनी के स्टॉक बढ़ रहे थे, इस वजह से भी सरकार ने एक्सपोर्ट खोलने का फैसला किया है। क्या इस तरह की स्थिति है? क्या सरप्लस में जा रही थी और आप लोगों की लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड भी है, उस पर कुछ फैसला नहीं हो रहा है जो एमएसपी की है, और साथ ही एथेनॉल प्राइस रिवीजन को लेकर भी है? क्या वाकई देश में जो स्टॉक है चीनी के वो ज़्यादा बढ़ गए हैं? क्योंकि 2024-25 में जो कोटा था एथेनॉल डाइवर्जन के लिए, उस लक्ष्य से कम, करीब करीब 11 लाख टन कम डाइवर्जन हुआ था। ये किस बात के संकेत मिल रहे हैं सर इससे? देखिए, इसमें इस साल का जो प्रोडक्शन है लगभग जैसे मैंने बोला 343.5 लाख होने की उम्मीद है। 50 लाख टन हमारा ओपनिंग स्टॉक था और लगभग जो हम उम्मीद कर रहे थे कि 45 से 50 लाख टन का डाइवर्जन इथेनॉल में हो जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ 34 लाख का डाइवर्जन हुआ है या होने की उम्मीद है। तो उससे संभावना ये थी कि चीनी जो है वो काफी मात्रा में हिंदुस्तान में अवेलेबल होगी, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन भी बहुत स्टैग्नेटेड है। पिछले साल 281 लाख टन हुआ था, इस बार 285 लाख टन का डोमेस्टिक कंजम्पशन होने की उम्मीद है। तो बहुत सरप्लस शुगर देश में रह जाएगी और इससे डाउनवर्ड प्रेशर आएगा डोमेस्टिक रेट्स पे, क्योंकि एफआरपी भी बढ़ गई है, यूपी में एसएपी भी बढ़ गई है, कर्नाटका में भी हाल फिलहाल में कुछ जो पेमेंट हमें किसान को करना है वो भी काफी हो गया है। तो इसका नतीजा ये हो रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी काफी बढ़ गई है। और अगर डोमेस्टिक रेट में प्रेशर आएगा
तो इससे मिल को लॉस होने की उम्मीद है, जिससे कि कैन पेमेंट का एरिया बढ़ सकता है। तो एक्सपोर्ट से ये हो सकता ये एक्सपोर्ट से ये फायदा है कि कुछ हमारी चीनी देश के बाहर जाएगी और स्टॉक बैलेंसिंग होगी, और एक टेम्परेरी रिलीफ जो डोमेस्टिक प्राइसेस को मिलेगा। बट लॉन्ग टर्म में दोनों इथेनॉल एलोकेशन, इथेनॉल प्राइसिंग, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है इस वक्त कि एमएसपी, जो एमएसपी 31 रुपए के बाद अभी तक रिवाइज नहीं हुई है, जबकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगभग 41 से 42 रुपए हो गया है। तो ये डोमेस्टिक एक्स मिल प्राइस नीचे ना जाए और मिलों को वायबिलिटी मिले, इससे एमएसपी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें सरकार का कोई भी नुकसान नहीं है। रिटेल प्राइसेस भी आप देखेंगे बिल्कुल स्टेबलाइज्ड है। तो हर चीज कंट्रोल में है, और इन्फ्लेशन आपको मालूम है देश में बिल्कुल कंट्रोल्ड है। अभी रिसेंट रिपोर्ट में ही देख रहा था। तो मुझे लगता है एमएसपी डिक्लेयर करने में 40 से 41 रुपए, सरकार को इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें सारे स्टेक होल्डर्स का फायदा है, मिल का फायदा है, और सबसे बड़ा किसानों का फायदा है। और इथेनॉल प्राइसिंग आपको पता है, इतनी कैपेसिटी बन गई है, 40,000 करोड़ लगा दिया है हमारी इंडस्ट्री ने, 900 करोड़ लीटर की कैपेसिटी आ गई है। तो इथेनॉल प्राइसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और लगभग 50% हमें रिजर्व कर दीजिए एलोकेशन में। तो एक चीनी की जो पूरी इंडस्ट्री है वो वायबल रहेगी, और किसानों को पेमेंट मिलती रहेगी। इसमें सबका ही फायदा है। के लिए विन विन सिचुएशन। लेकिन अब सरकार की तरफ से देरी हो रही है, देखते हैं कब तक फैसला होता है। हालांकि आप लोगों की काफ़ी लंबे समय से डिमांड है। शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला और एक अहम खबर पर अपनी राय रखी। चलिए वापस लौटते हैं नॉन एग्री मार्केट की ओर। हम गोल्ड सिल्वर की बातचीत कर रहे थे, विठुपन जी ने अपनी राय रख दी है। अनुज जी आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर जबरदस्त रफ्तार के मूड में आज दिख रही है, लेकिन शटडाउन वाली जो खबर है कि शटडाउन खत्म होने की संभावना है, ये एक निगेटिव हो सकता है गोल्ड सिल्वर के लिए। क्या आज शाम के सत्र में या कल वापस से मुनाफा वसूली दिख सकती है क्या? आप क्या मानते हैं सोने चांदी के मौजूदा तेजी को लेकर? विष्णु जी गुड मॉर्निंग। देखिए शटडाउन जो ओपन हो रहा है, इसकी जो खबर है, ये कहीं ना कहीं देखिए फिर यहाँ पर चांसेस हो जाएंगे इंटरेस्ट रेट कट होने के, क्योंकि हमें लगता है कि गवर्नमेंट अगर शटडाउन ओपन होती है तो फिर उनका दोबारा से ध्यान इंटरेस्ट रेट कट होने की तरफ जाएगा, और उसका जो परसेंटेज है वो यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिखा है। तो उसके चलते हमने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर में एक रिकवरी देखने को मिली है। मुझे लगता है कि फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म में एक बाउंस बैक यहाँ पर कंटिन्यू हो सकता है। हालांकि आगे जब इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिसीजन होगा या नहीं होगा, या हालांकि अब देखिए उसकी वजह से डॉलर में भी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कट होने की बात हुई है वैसे वैसे हमने गोल्ड डॉलर के अंदर गिरावट आती हुई देखी। तो मुझे लगता है कि उसका इंपैक्ट जो है वो गोल्ड सिल्वर पे पड़ रहा है। और गोल्ड सिल्वर अगर आप देखेंगे तो लास्ट वीक से ही रिकवरी के मूड में थे, तो यही फॉलो ऑन बाइंग यहाँ पर देखने को मिली है। तो इस हफ्ते भी मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। गोल्ड में करीबन 1,22,000 के आसपास खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 1,21,450 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 1,23,000 तक देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल लग रहा है कि करीबन 4,80-4,41 डॉलर तक के लेवल गोल्ड में देखे जा सकते हैं। तो आपको लग रहा है ये तेजी थोड़ी और बढ़ सकती है, आगे के लिए भी रास्ता खुलेगा, ब्याज दरों में कटौती होगी, वो एक सपोर्टिव फैक्टर होगा। 1,23,000 तक के टारगेट आप दे रहे हैं। चांदी का आपका टारगेट क्या है अनुज जी? देखिए चांदी में मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। करीबन 1,49,500 में स्टॉप लॉस 1,48,500 का लगाएं। टारगेट 1,51,000 का है, बट मुझे लगता है कि आगे भी टारगेट करीबन 1,52,000 तक एक्सटेंड हो सकता है। और इंटरनेशनल लग रहा है कि ऑलमोस्ट 49.80 और 50 डॉलर तक के लेवल आपको चांदी में देखने को मिल सकते हैं। जैसे जैसे हमने देखा है कि चांदी जब से रेयर अर्थ मेटल में ऐड हुई है उससे काफी हद तक सपोर्ट मिला। इनफैक्ट जो चाइना को भी रेयर अर्थ मेटल को एक्सपोर्ट करने की डेट एक्सटेंड हुई है, उससे काफी हद तक सभी इंडस्ट्रियल मेटल को सपोर्ट मिला, जिसमें चांदी भी शामिल है। मुझे लगता है कि वो न्यूज भी यहाँ पर चांदी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। तो सोने और चांदी को लेकर ये राय आपकी तरफ से आ गई है। अब दिव्या आप बताइए, आपकी कॉल क्या है गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही? गुड मॉर्निंग विष्णु मोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। सोने की बात करें तो उसके ऊपर डायनामिक्स चेंज हो गए। जो अक्टूबर एंड तक जबकि एफओएमसी स्टेटमेंट आया था, अभी जो स्टेटमेंट निकल के आया था कि रेट कट नहीं होगा, पर अभी लास्ट वीक में जो डेटाज आए थे यूएस के ओर से, बी इट जॉबलेस क्लेम डेटा या तो जो कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा, सब नेगेटिव आए थे। तो एक्सपेक्टेशन जो है अभी रेट कट की दिसंबर महीने में बढ़ गई है, वो एक पॉजिटिव फैक्टर है प्राइसेस के लिए। साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स जो 100 के ऊपर चला गया था वो भी अभी 99 के करीब आ गया है। तो ऑल इन ऑल अभी ऐसा लग रहा है कि प्राइसेस जो अगर 4030 के ऊपर सस्टेन करते हैं स्पॉट कॉमेक्स के अंदर, तो प्राइसेस जो है 4,100 तक जा सकते हैं। इंट्राडे के लिए बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं गोल्ड में। अगर प्राइसेस करेक्शन आता है 1,22,000 के करीब, तो वहां पे बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम 1,21,600 का रखे और टारगेट ऊपर में 1,22,600 का मेंटेन करके चले।
चांदी की मैं बात करूँ तो चांदी में भी एक ब्रेकआउट देखने मिला। प्राइसेस काफी टाइम तक $49 के ऊपर सस्टेन हो नहीं पा रहे थे, तो अभी एक ब्रेकआउट आया। एक्सपेक्टेड है कि प्राइसेस $50 तक जा सकते हैं, जो कि एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर प्राइस उसके ऊपर सस्टेन होते हैं तो हमें और भी रैली कंटिन्यू देखने मिल सकती है। इंट्राडे के लिए अभी प्राइसेस में काफी ज्यादा मोमेंटम आ चुका है, तो मैं अभी कॉल थोड़ा अपना रिवाइज करना चाहूंगा। अगर प्राइसेस करेक्ट होता है अराउंड 1,50,000 के करीब, तो वहां पे बाय करें। स्टॉप लॉस हम 149,400 का रखे और टारगेट ऊपर में 152 का मेंटेन करें। गोल्ड में भी कुछ रिवीजन करना चाहेंगे क्या? गोल्ड के जो टारगेट आपने दिए हैं उसके आसपास ही भाव है क्या? यहाँ से कुछ रिवाइज करना चाहेंगे क्या गोल्ड में? नहीं, गोल्ड में थोड़ा सा वेट ही करे करेक्शन का, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड वहां पे ज्यादा फेवरेबल रहेगा। ओके, चलिए क्रूड की बात कर लेते हैं, लेकिन वो एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो क्रूड और बेस मेटल्स, इन दोनों पे चर्चा खास तौर से करेंगे, क्योंकि मेटल्स में भी काफ़ी रफ्तार है। कॉपर, जिंक, आपको अगर ट्रेड करना है तो कहाँ ज़्यादा बेहतर मौके हैं, ये जानेंगे तीनों एक्सपर्ट से। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। बात करते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम तीनों अच्छी मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। अनु जी, आपको क्या पसंद है मेटल्स में? देखिए, मेटल्स में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी रिकवरी हमने सभी मेटल्स में आती हुई देखी, चाहे वो कॉपर हो, जिंक हो। इनफैक्ट पिछले हफ्ते भी हमने रिकवरी आती हुई देखी थी, और अब देखिए यहाँ पर एक दोबारा से एक स्ट्रेंथ बनती हुई दिख रही है। तो कॉपर और जिंक मुझे लगता है कि दोनों ही कमोडिटी होंगी जो खरीदारी के तौर पे देखी जा सकती हैं। कॉपर में करीबन 1003 के आसपास खरीदारी करें, 997 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 1010 तक देखा जा सकता है। सिमिलरली जिंक के अंदर भी करीबन 301 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बनाए, स्टॉप लॉस 298 का लगाएं, टारगेट 307 तक देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड, और अगर गवर्नमेंट शटडाउन ओपन होता है तो कहीं ना कहीं वहां पर इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड बढ़ सकती है। ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है, और जो डॉलर में वीकनेस आ रही है वो भी अगेन एक सपोर्टिव फैक्टर है। तो हमें लगता है कि कॉपर और जिंक दोनों में ही खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। कॉपर और जिंक दो इनकी टॉपिक है, यहाँ से तेजी बढ़ने की उम्मीद है। आप बताइए बिटूपन सर, आपकी राय क्या है कॉपर और जिंक पर? देखिए सर, कॉपर में तो तेजी है, लेकिन क्या है ना, बहुत दिन से एक ही रेंज में हो रहा है, 992 और 1016। वही सेम सीन जिंक में भी है। जिंक में थोड़ा आज मोमेंटम आया है अपसाइड, लेकिन सर इसका क्या है कि 305 टू 298 का रेंज है। 298 से 298.99 से प्रीवियस हाई एक्टिंग एज अ सपोर्ट जैसे, लेकिन वहां से बाउंस बैक किया, तो 3045 को इमीडिएटली तोड़ना जिंक इज नॉट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए सिर्फ टेक्निकल रीजन के हिसाब से अगर करते हैं तो 304 उसके आसपास मेरे हिसाब से शॉर्ट कर सकते हैं, और टारगेट 301 से 299 का बन सकता है। कि हम लोगों ने कॉपर में भी बहुत बार जैसे बुलिश का व्यू दिया, लेकिन क्या आप पूरा चार्ट देखेंगे तो पूरा डिस्टॉर्टेड चार्ट है और वोलेटिलिटी भी था। अभी कंसोलिडेट कर रहा है, पूरा क्लैरिटी आने से फिर तेजी पे रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो रेंज है, मुझे लग रहा है जिंक में शॉर्ट करना चाहिए एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। को लग रहा है कि यहाँ से शॉर्ट करने में ही पैसा बनेगा। हालांकि आप ये भी कह रहे हैं कि रेंज में है तो आप ऊपर में सेल करके जाए। आप बताइए दिव्या गगलानी जी, आपकी राय क्या है पूरे ही बेस मेटल्स पैक पर? मेरी टॉप पिक कॉपर के अंदर रहेगी। अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर प्राइसेस को बूस्ट करने के लिए चाइना इज द की कंट्री, बिकॉज इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ कॉपर। तो अगर चाइना के अगर डेटा की हम बात करें तो अभी रिसेंट जो भी डेटा आया है वो काफी बेहतर आया बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग हॉलीडे डिमांड। तो कॉपर में एक अच्छा बेस बना है प्राइसेस में 990 995 के करीब। अगर 980 के ऊपर सस्टेन होते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म में हमें प्राइसेस 1050 के भी देखने मिल सकते हैं। और साथ ही साथ जो डॉलर इंडेक्स में जो वीकनेस आया है वो भी कॉपर को लोअर लेवल पे सपोर्ट दे रहा है। इंट्राडे की अगर मैं बात करूँ तो प्राइजेस 1006 के करीब आता है, तो वहां पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 1000 का रखें और टारगेट जो ऊपर में 1014 का मेंटेन करें। चलिए क्रूड की बात करते हैं। पिछले 2 हफ्ते की लगातार कमजोरी के बाद कच्चे तेल में आज थोड़ी रिकवरी दिख रही है। बिटूपन, आपकी राय क्या है क्रूड पर? यहाँ से ये रिकवरी तेज हो सकती है क्या? विश्वमोहन जी, क्रूड ऑयल में अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा मॉडरेट रिकवरी है, क्योंकि अभी जो सीजन है यूएस का हीटिंग सीजन आएगा, उसके कारण मोस्टली अभी क्रूड ऑयल से ज्यादा गैस में मोमेंटम दिख रहा है। तो क्रूड ऑयल मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक बार बाय बन सकता है इंट्राडे के लिए, थोड़ा डिफेंसिव बाइंग। 5300 के आसपास आने से मेरे हिसाब से वो बाइंग जोन है, और 5400 का एक सेलिंग जोन है, तो वहां से टारगेट लेके मेरे हिसाब से क्रूड ऑयल बाय कर सकते हैं। लेकिन सर मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा अगर एनर्जी पैक में देखना है तो सबसे ज्यादा तेजी नेचुरल गैस में ही दिखेगा।
तो नेचुरल गैस शुड बी फोकस मोर कंपेयर टू गुड ऑयल इफ यू वांट द बाय साइड। तो नेचुरल गैस आपको, तो नेचुरल गैस के लिए क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस है विठुपन जी? सर देखिए, मैं नेचुरल गैस में लास्ट वीक में मैंने 425 का टारगेट दिया था दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में, अभी 400 समथिंग है। और ये जिस तरह से अभी नेचुरल गैस का सिनेरियो चल रहा है अभी, नेचुरल गैस का जिस तरह से अभी आउटलुक बन रहा है और जिस तरह से स्टोरेज अभी बिलो लास्ट ईयर के जो लेवल उसके नीचे आ रहे हैं और जिस तरह से स्टोरेज का चेंजेस हो रहा है, मुझे लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड भाव जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है 450 से 480 तक जाने के लिए कोशिश करेगा। और यहाँ पे कोई डिप में मेरे हिसाब से बाय करना, अगर इंट्राडे में लेना है तो नेचुरल गैस कोई डिप आता है 392 391 इस सब के लेवल के आसपास लेना चाहिए। इंट्राडे टारगेट 4 से 402 का, लेकिन शॉर्ट टर्म टारगेट में अगर लेना है तो डिप्स में बाय करके 400 एटलीस्ट 30-35 का भी तो टारगेट ले सकते हैं वेरी शॉर्ट टर्म। मेरा टारगेट 450 से 480 तक है। दिव्या, आपके पास ऑप्शंस में कोई ट्रेड है क्या, क्रूड में और एनजी दोनों में? दिव्या गगलानी जी, आपसे सवाल था। हाँ, क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूँ तो जो भी नेगेटिव न्यूज है प्राइसेस के लिए, वो भी डिस्काउंट हो चुके हैं। अभी एक तरफ से अगर मैं बात करूँ तो इंडिया और जो चाइना, जो वन ऑफ द बिगेस्ट परचेजर्स थे रशियन ऑयल के, तो वो लोग अभी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। उन्होंने अपना परचेज जो है रशियन ऑयल कम कर दिया और मे बी दे विल शिफ्ट टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट। तो उससे जो प्राइसेस में जो है बूस्ट मिलेगा। साथ ही साथ जो न्यूज आ रही है यूएस गवर्नमेंट शटडाउन जो वो भी ओपन हो सकता है, तो उससे भी प्राइस को एक बूस्ट मिल सकता है लोअर लेवल पे। इंट्राडे के लिए अगर बाय कर सकते हैं 5350 का जो कॉल ऑप्शन है, अगर वो 90 करीब आता है तो वहां पे बाय करें। स्टॉप लॉस हम 60 रुपीज का रखे और टारगेट ऊपर में 130 का मेंटेन करें। नेचुरल गैस की मैं बात करूँ तो नेचुरल गैस में जो वेदर फोरकास्ट है वो ये वीक के लिए थोड़ा सा कोल्ड के तरफ है, तो उसके वजह से एक्सपेक्टेड है कि डिमांड बढ़ सकता है उसका। और मैं अगर पोजिशनल की बात करूँ तो आपको तो 400 का एक मल्टी ईयर रेजिस्टेंस जोन है। अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन होते हैं तो हमें आगे जाके 440 और 450 के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। पर अगर इंटरडे की मैं बात करूँ तो बाय एंड डिप्स कर सकते हैं। नेचुरल गैस में 395 का जो कॉल ऑप्शन है वो 16 के करीब बाय करें। स्टॉप लॉस हम 13 रुपीज का रखे और टारगेट ऊपर में 20 का मेंटेन करें। ओके, क्रूड 5350 के स्ट्राइक की कॉल खरीदनी है, 90 के लेवल पे 130 का टारगेट है। नेचुरल गैस 395 के स्ट्राइक की कॉल खरीदनी है, 16 में 20 का टारगेट है। छोटा जवाब अनुज जी 10 सेकंड में आप दे दीजिए, क्रूड पर आपकी राय क्या है? देखिए, क्रूड के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव है और ये एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर देखी जा सकती है। तो 5280 में खरीदारी करें, 5230 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 5400 तक हो सकता है। सिमिलरली नेचुरल गैस के अंदर भी हमें लगता है खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं, करीबन 390 के आसपास। स्टॉप लॉस 383 का लगाएं, टारगेट 400 रुपए तक देखने को मिल सकते हैं। शुक्रिया तीनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए लेकर इफिनो जंक्शन आएंगे। जल्द लौटते हैं।